नमस्कार विद्यार्थियों, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनज़र उनमें अच्छे मार्क्स लाने हेतु जो एक सब्जेक्ट है अपना साइंस और टेक्नोलॉजी, जो एक बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है हर एग्ज़ाम में। आप कोई सा भी आप प्रतियोगिता वाला एग्ज़ाम लें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लें, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी आज एक मुख्य सब्जेक्ट बन गया है। तो विद्यार्थियों, उसी साइंस और टेक्नोलॉजी का अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली कक्षाओं में विज्ञान के विषय में हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया था अंतःस्रावी तंत्र। तो पिछली कक्षाओं में अंतःस्रावी तंत्र की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, जिनको अपन ने पढ़ लिया है, उनमें पीयूष ग्रंथि हो गई, आपकी थायराइड ग्रंथि हो गई, पैराथायरॉयड ग्रंथि हो गई, एड्रिनल ग्रंथि हो गई। इन ग्रंथियों का विस्तृत अध्ययन अपन ने कर लिया है। इनके द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके क्या कार्य हैं शरीर में, कमी से अधिकता से क्या बीमारियां होती है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनका अपने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। तो उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए एंडोक्राइन सिस्टम में आज जिस ग्रंथि का अध्ययन करने जा रहे हैं उसको पीनियल ग्रंथि, जिस ग्रंथि का अपन अब अध्ययन करने जा रहे हैं वो ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, पीछे के भाग में, मस्तिष्क के पीछे के भाग में स्थित होती है। एक छोटी ग्रंथि है, यह भी एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है। मस्तिष्क के पीछे भाग में, ये अपना मस्तिष्क हो गया, तो इसके पीछे के भाग में स्थित होती है। स्मॉल ग्लैंड है, एक मस्तिष्क के पश्चिम भाग में स्थित होती है। इस ग्रंथि को ब्रेन सैंड भी कहते हैं, मस्तिष्क की रेत। दूसरा इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं पीनियल ग्रंथि को। तथा पीनियल ग्रंथि को थर्ड आई ऑफ बॉडी, अपने शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। अब इस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं उसको अपन एक बार देख लेते हैं। यह जो ग्रंथि होती है वो अपने शरीर की सर्केडियन लय होती है, अपने शरीर की सर्केडियन रिदम होती है, उस रिदम को जो है रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। अब सर्केडियन रिदम क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि अपने मित्रों, अपने शरीर की एक प्रक्रिया होती है कि अपन एक निश्चित समय पर अपन को नींद आने लग जाती है, तथा एक जब अपनी नींद की अवस्था पूरी हो जाती है तो एक निश्चित समय पर अपन क्या होते हैं, जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। तो शरीर का जो सोने का और उठने का जो अपना पैटर्न है, स्लीप एंड वेकअप साइकिल, सोने और उठने का जो एक चक्र है, स्लीप एंड वेकअप साइकिल, उस साइकिल को अपन क्या कहते हैं, सर्केडियन लय। यानी सर्केडियन लय क्या होती है कि निश्चित समय पर अपन को सोना है और निश्चित समय पर अपन को वापस उठ जाना है। तो ये निर्धारण अपने शरीर में जो सहायक होता है, इस निर्धारण में वो ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या करती है, अपने शरीर की जो सर्केडियन लय होती है, उठने और जागने का जो साइकिल होता है, उस साइकिल को क्या करती है, रेगुलेट करती है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक या थर्ड आई ऑफ बॉडी, शरीर की तीसरी आंख या शरीर की जैविक घड़ी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो अपनी सर्केडियन लय होती है, सर्केडियन रिदम होती है शरीर की, उठने बैठने का साइकिल, जो भी आपकी जैविक क्रियाएं हैं उनको क्या होती है, रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है या उनमें योगदान प्रदान करती है। इसलिए इस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं या थर्ड आई ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे है कि बायोलॉजिकल क्लॉक निम्न में से कौन सी ग्रंथि है, या थर्ड आई ऑफ बॉडी कौन सी है, या ब्रेन सैंड कौन सी है। तो ये पीनियल ग्रंथि है, इसके जो अन्य नाम, इस नामों से भी इसको पुकारा जाता है। अब जो है इस ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है उसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। इस ग्रंथि द्वारा मेलेटोनिन, इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का क्या नाम है, मेलेटोनिन। ये हार्मोन जो है
आपकी जो नींद आने की प्रक्रिया है, हमें जो नींद आती है रात में, जो अपन सोते हैं, स्लीप जो है अपनी, उस प्रक्रिया को क्या करता है, रेगुलेट करता है। रात के समय अपन को नींद क्यों आती है? क्योंकि रात के समय में क्या होती है, पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित जो मेलेटोनिन हार्मोन है, उस हार्मोन की मात्रा क्या बढ़ जाती है। तो ये हार्मोन मात्रा बढ़ गई तो ये हार्मोन अपन को क्या करेगा, सोने के लिए प्रेरित करेगा, स्लीप। तो ये हार्मोन अपन को क्या करेगा, सोने के लिए प्रेरित करता है। तो ये एक तरह से इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, स्लीप हार्मोन, सुलाने वाला हार्मोन। तो अपने शरीर में जब भी अपन को नींद महसूस होती है, उस समय जो पीनियल ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है मेलेटोनिन हार्मोन। तथा इस ग्रंथि में एक मिलेनिन वर्णन जो होता है अपना, मिलेनिन वर्णक होता है, जो कि अपनी स्किन कलर, त्वचा के रंग, अपनी त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, कि मिलेनिन वर्णक होता है जो भी इस ग्रंथि द्वारा ही बनता है। तो ये अगर ये ज्यादा मात्रा में बने तो स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है अपने। तो सीधा सीधा ये है कि इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन है, जो कि सोने के लिए अपन को प्रेरित करता है। और इस ग्रंथि जो है एक छोटी ग्रंथि है, ब्रेन सैंड भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं इसको, तथा थर्ड आई ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, एक छोटी ग्रंथि है, स्मॉल ग्लैंड है ये भी। तथा ये ग्रंथि भी है जो पीयूष ग्रंथि होती है अपनी, पिट्यूटरी ग्लैंड, उस ग्लैंड द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उस हार्मोन द्वारा ये ग्रंथि भी नियंत्रित होती है। तो सीधा सा ये कि पीयूष ग्रंथि द्वारा भी, ये भी एक ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होती है। पीयूष ग्रंथि क्या करती है, उसकी जो मध्य पाली होती है, मीडियल जो होती है अपनी मध्य पाली जो है वो हार्मोन स्रावित करती है, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है, इस ग्रंथि का नियमन करता है, पीनियल ग्रंथि का। इसको हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो ये हो गई आपकी पीनियल ग्रंथि। अब दोस्तों विद्यार्थी, अगली जो अपन ग्रंथि जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो ग्रंथियां हैं अपने जिनाइटल्स ऑर्गन, जिनको बोलते हैं गोनेड्स, जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां जो होती है, जो अपने रिप्रोडक्शन के अलावा, अपने जो जनन के अलावा जो है कुछ हार्मोनों का भी स्त्रावन करती है, यानी अंतःस्रावी तंत्र की तरह, अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी व्यवहार करती है जनन ग्रंथियां, गोनेड्स। तो इसका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जनन ग्रंथियां जो है कोशिकाओं के निर्माण के अतिरिक्त जनन कोशिकाएं, जैसे मेल में जो है वो स्पर्म बनते हैं, ये जिनाइटल सेल हो गई अपनी। और फीमेल में जो है वो क्या बनते हैं, ओवम, अंडे। तो महिला की जनन कोशिका कौन सी होगी, ओवम, और पुरुष की कौन सी होगी, स्पर्म। तो जनन ग्रंथियां जो है जनन कोशिकाओं को बनाने के अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करती है, ताकि क्या कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह ही कुछ हार्मोन का स्रावण भी करती है। तो जनन ग्रंथियां जो है वो दो प्रकार की होती है। अंडाशय केवल महिलाओं में होता है, फीमेल्स में, और वृषण जो होते हैं, टेस्टिज, वो केवल मेल में होते हैं। तो जनन ग्रंथियां जो है दो प्रकार की होती है, अंडाशय महिला में होता है, और टेस्टिज जो होते हैं, वृषण, वो होते हैं मेल में, पुरुष में। अब अपन पढ़ते हैं अंडाशय। अंडाशय मादा के उदर गुहा में स्थित होते हैं, तथा संख्या में ये क्या होते हैं, दो होते हैं। ये हो गया आपका महिलाओं का जो है यूट्रस, और यहां से ये गई है फेलोपियन ट्यूब, और यहां पे होते हैं ये आपके ओवरी, अंडाशय। तो यूट्रस उदर गुहा में स्थित होता है महिला की में, जिससे दो ये
फेलोपियन ट्यूब निकलती है राइट साइड और लेफ्ट साइड की, और दोनों ओर होती है एक एक ओवरी। तो फेलोपियन ट्यूब द्वारा प्रत्येक ओवरी जो है महिला के गर्भाशय से जुड़ी रहती है। तो ओवरी होती है, संख्या में कितनी होती है? 2 होती है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में होती है। महिला के गर्भाशय के दोनों साइड में फेलोपियन ट्यूब द्वारा जो है वो जुड़ी रहती है। विद्यार्थियों, इसके बारे में जो अपन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब अध्ययन करेंगे तब इनके बारे में जो फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ अध्ययन करेंगे कि जो अपनी ये जेनाइटल ऑर्गन्स हैं या महिलाओं की जो ये जनन ग्रंथियां हैं, गोनेट्स हैं, इनके द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उनके ऊपर अपना ज्यादा फोकस रहेगा, तथा इनकी विस्तृत जो है अध्ययन है वो अपन जब इनके एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अध्ययन करेंगे उस टाइम पे अपन इसको देखेंगे। तो अंडाशय संख्या में 2 हो गए, राइट और लेफ्ट होते हैं, फीमेल में स्थित होते हैं, केवल महिला में होते हैं, तथा इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो हार्मोन है अपने, पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, तथा कुछ मात्रा में जो क्या होता है, ये जो फीमेल्स जो जनन ग्रंथियां होती है वो टेस्टोस्टेरोन का भी स्रावन करती है। तो पहला हार्मोन हो गया आपका एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन हो गया आपका प्रोजेस्टेरोन, तथा कुछ मात्रा में ये जो है जनन ग्रंथियां जो है महिला की ओवरी जो है वो टेस्टोस्टेरोन का भी स्रावन करती है, जो कि एक पुरुष जनन हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन है, उसका भी स्रावन करती है, परंतु बहुत कम मात्रा में। वो जो है उसकी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके जो लक्षण हैं वो महिलाओं में बहुत कम दिखाई देते हैं या नगण्य होते हैं, परंतु उसका भी स्रावन होता है। परंतु जब पेपर में पूछा जाए कि महिला जनन ग्रंथियों द्वारा मुख्यतः कौन से हार्मोन स्रावित की जाते हैं, तो उनमें मुख्यतः जो हार्मोन आएंगे वो आएंगे आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। विद्यार्थियों, सेक्स हार्मोन जो हैं ये महिला के, ये हार्मोन्स कुछ मात्रा में अपनी जो है ओवरी के अलावा जो अपनी एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसका जो पार्ट होता है कोर्टेक्स, उसके द्वारा भी स्रावित किए जाते हैं। तो महिला जननांग के जो हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं महिला के, जो महिला गोनेट्स द्वारा स्रावित होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो ओवरीज के अलावा, अंडाशय के अलावा एड्रिनल ग्रंथि जो होती है अपनी, उसके जो बाहरी पार्ट होता है कोर्टेक्स, उसके द्वारा भी स्रावित किए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। परंतु अपन को जो अभी याद रखना है वो ये है कि ओवरीज द्वारा जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के हार्मोन का स्रावन किया जाता है। एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। दोनों हार्मोन ओवरी में बनते हैं। ये जो ओवरी में थीका इंटरना सेल्स होती है उसके द्वारा बनता है एस्ट्रोजन हार्मोन, तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम का मैं आपको भी बताऊंगा आगे, उसके द्वारा बनता है। कार्पस ल्यूटियम भी क्या है, ओवरी में ही बनता है, उसके द्वारा कार्पस ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मुख्य हार्मोन है महिला फीमेल ऑर्गन का, महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स का जो मुख्य हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। महिलाओं के लैंगिक व्यवहार के लिए जितने भी उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उनके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन होता है, एस्ट्रोजन। तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो गर्भाधान का हार्मोन होता है। आपकी जो गर्भावस्था जो होती है महिलाओं की, उस गर्भावस्था को बनाए रखता है। उस मेन कार्य क्या है प्रोजेस्टेरोन का, गर्भावस्था को बनाए रखना। या ड्यूरिंग पूरी जो गर्भावस्था रहती है महिला की 9 महीने की, उस गर्भावस्था के दौरान अगर आप टेस्ट कराते हो तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल आपको हमेशा ऊपर मिलेगा, ऊंचा मिलेगा, उच्च मिलेगा। तथा टेस्टोजन हार्मोन जो है वो महिलाओं के जो सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके लिए आवश्यक होता है। अंडे बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बनाता है, उसको पोषण देता है, उसमें सहयोग होता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है आपका सबसे पहले आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं, इसके बारे में मैं आपको अतिरिक्त रूप से बताऊंगा कि जो लैंगिक लक्षण है वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं।
वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो पहला कार्य क्या होता है, महिला के जो लैंगिक लक्षण होते हैं, जो उसका सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको रेगुलेट करता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। उनकी हड्डियों की वृद्धि, बोन, उनके लिए जिम्मेदार होता है। महिलाओं के जो है जब यौवनावस्था आरंभ होती है, जब आपके अंडर आर्म्स वगैरह या जो आपके ग्रोइन एरिया है वहां पर बाल उगने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके स्किन को सॉफ्ट बनाता है। उनमें जो है प्यूबर्टी के लिए जिम्मेदार होता है, यौवनावस्था के लिए यही हार्मोन जिम्मेदार होता है। उनकी हार्ट जो हेल्थ होती है उसको अच्छा रखता है, सही बनाए रखता है। ये कार्य भी इसी का होता है, हार्मोन का। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ग्राफिन पुटिकाओं की जो थीका इंटरनल जो सेल्स होती है, थीका इंटरना, उससे निकलता है तथा महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे गर्भाशय, महिला के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो जननांग हैं, जैसे गर्भाशय हो गया, वेजाइना हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, ब्रेस्ट हो गए, उन सभी के विकास को प्रेरित करता है। महिला की जो आवाज होती है उसमें मधुरता लाता है, स्वभाव में शालीनता लाता है, मांसपेशियों को कोमल करता है तथा त्वचा को कोमल बनाता है। इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसको ब्यूटी का हार्मोन भी कहते हैं, सुंदरता का हार्मोन। कई बार पेपर में आ जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ब्यूटी हार्मोन कौन सा है, सुंदरताओं का हार्मोन निम्न में से बताइए कि सुंदरता का हार्मोन कौन सा है महिलाओं में, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में सुंदरता का हार्मोन कौन सा है। वो हार्मोन है अपना एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसको सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसी हार्मोन की वजह से महिलाओं के जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षणों का विकास होता है तथा उनकी स्किन जो होती है वो कोमल बनती है, टेंडर बनती है। इस हार्मोन के कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, रजोधर्म जो होता है महिलाओं में, वो शुरू होता है। उसका रेगुलेशन, उसका नियंत्रण, वो सब एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। तथा ये गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम होती है, गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी वृद्धि को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। इसकी कमी से जो महिलाओं के जो जितने भी लक्षण हैं, चाहे जनन क्षमता वाले हैं, चाहे सुंदरता वाले हैं, चाहे, तो वो सभी लक्षण क्या होंगे, कम हो जाएंगे, उनका विकास कम होगा। ये इस हार्मोन के कारण होगा। अगर ये कम हो जाता है तो महिलाओं के जो भी लक्षण हैं, उनके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है या उनकी जनन क्षमता वाले जो लक्षण है, वो लक्षण क्या होंगे, क्षीण हो जाएंगे। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ओवरी की ग्राफिन पुटिकाएं जो है उनकी थीका इंटरना सेल्स से निकलता है तथा महिलाओं में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको जो है उनके लिए जिम्मेदार होता है। तथा उनके जो जिनाइटल ऑर्गन्स हैं, उन जिनाइटल सिस्टम मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है महिलाओं का, उस सिस्टम का विकास करता है। तथा जो बाहर से अपन को दिखाई देते हैं, जैसे उनकी आवाज है, शालीनता है, मांसपेशियों का कोमल होना आदि, त्वचा का कोमल बनाना, ये सब किस कारण से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं एस्ट्रोजन को। अब तथा मासिक धर्म जो होता है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो है उसकी वृद्धि करता है। गर्भाशय में गर्भावस्था के दौरान जो है कुछ लाइंस बनती है पेशियों की, उनको उनमें से एक होती है एंडोमेट्रियम। जब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब अध्ययन करेंगे उस समय आपको जब यूट्रस पढ़ेंगे तो उसमें पूरा इसको क्लियर रूप से पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये देख लेते हैं कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो गर्भाशय में एक लाइन होती है, जो कि बच्चा जो गर्भाशय में होता है, जब प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, तो उसको उसकी वृद्धि के लिए जो है जरूरत होती है, इसकी बहुत सारे कार्य होते हैं उस दौरान, गर्भावस्था के दौरान, तो उसकी वृद्धि को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। महिलाओं में जो है प्यूबर्टी, पुरुषों में जो है वो 14 से 16 वर्ष में हो जाती है, महिलाओं में जो 12 से 14 वर्ष में हो जाती है। अब प्यूबर्टी को अपन देख लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है।
प्यूबर्टी जो है, यौवनावस्था, यह वह अवस्था है जब एक बालक जो होता है, एक बच्चा जो होता है, वो अपनी बाल्य अवस्था को छोड़कर किशोरावस्था या तरुणावस्था, उस अवस्था में प्रवेश करता है। किशोरावस्था या तरुणावस्था में जो है वो प्रवेश करता है। इस अवस्था के आने तक जो है अपन जो है महिला और पुरुष, जो फीमेल और मेल जो बच्चे हैं, उनमें इस अवस्था के बाद, प्यूबर्टी के बाद, जब वो यौवन अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे तो अपन में उनमें जो है अपन अंतर कर सकते हैं। उनका सेक्सुअली जो है उनमें अंतर देख सकते हैं, शैक्षिक रूप से या लैंगिक दृष्टि से उनमें जो है अपन स्पष्ट रूप से जो है वो अंतर को अपन देख सकते हैं। जो उनको उनमें ऐसे लक्षणों का विकास हो जाता है जो महिला को महिला दिखाता है, पुरुष को पुरुष दिखाता है, दोनों को एक विभेद करता है दोनों के बीच। तो बच्चों की उस अवस्था में प्रवेश कर जाना जहां से वो किशोरावस्था या तरुणावस्था में प्रवेश कर जाते हैं, या अपनी यौवनावस्था में को दिखाते हैं, या अपने द्वितीय लैंगिक लक्षणों को प्रकट करते हैं, उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। तो पुरुष में यह समय होता है 14 से 16 वर्ष का, और महिलाओं में यह होता है 12 से 14 वर्ष का। तो पुरुषों में इस समय क्या होगा, क्या परिवर्तन होंगे, वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, आपका जो ये कंधे और शोल्डर, चेस्ट, इनका अच्छे से डेवलप हो जाना, चौड़ा हो जाना। दूसरा, मांसपेशियों का जो है वो मजबूत होना, दृढ़ हो जाना। आवाज का गहरा होना, वॉल्यूम जो है उसका बढ़ जाना, तथा आपकी वृद्धि, हाइट, आपकी जो हाइट है, चाहे वो महिला की पुरुषों की दोनों की हाइट है, वो हाइट क्या होती है? बढ़ने लग जाती है। ये क्या किस कारण से होता है? प्यूबर्टी के कारण होता है। अब महिलाओं में क्या चेंजेज होते हैं? एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है महिलाओं का, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, रजोधर्म शुरू हो जाता है, आवाज पतली हो जाती है, स्किन जो है सॉफ्ट हो जाती है, मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाती है, उसके कारण त्वचा कोमल हो जाती है। तो उनके जो अंडर आर्म्स हैं या ग्रोविन एरिया है, जिन जगहों पे जो बालों की वृद्धि होनी चाहिए, उन जगहों पर वृद्धि होने लग जाती है। तो ये लक्षण जो हैं दोनों को, महिला और पुरुष को एक दूसरे से क्या करते हैं? विभेदित करते हैं, एक दूसरे में अंतर पैदा करते हैं। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं अपन? प्यूबर्टी बोलते हैं। तो सीधा सीधा ये है कि महिला और पुरुष के यौवनावस्था का आरंभ होना प्यूबर्टी होता है। 14 से 16 वर्ष पुरुष में ये समय होता है, तथा महिला में होता है 12 से 14 वर्ष। महिलाओं में मासिक धर्म जो होता है उसकी अवधि जो 28 दिन की होती है। अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन जो होता है वो 14वें दिन होता है। मीनार्की बोलते हैं मासिक धर्म का शुरू हो जाना, और मीनोपोज बोलते हैं मासिक धर्म का बंद हो जाना। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी सारी चीजें, इसको याद करें। अब मैं आपको बताता हूं कि रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सिर्फ महिलाओं में होता है। ये एक ये प्रक्रिया जो है महिलाओं में, वो जनन की प्रक्रिया है। यानी एक बच्चे का जो है वो कैसे वो भ्रूण बने, कैसे उसका जन्म हो, कैसे अपना जो है वो लैंगिक क्षमताएं विकसित हो, तो उसकी एक प्रक्रिया है रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये इसकी अवधि जो होती है वो 1 से 28 दिन की होती है, तथा 14वें दिन इसका जो साइकिल होता है, उसके 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन। अब ये हो गया आपका ओवरी, ये गर्भाशय हो गया, ये ओवरी हो गई। यहां पे आपकी ग्राफियन पुटिका होती है, यहां पे आपके बनते हैं अंडे। ये जो महिलाओं के जो है ओवरी में क्या बनते हैं? अंडे, एग्स। तो 14वें दिन जो है, जैसे अब उनका रजोधर्म चलता है, मासिक धर्म है, उसके 14वें दिन क्या होता है? ये अंडा यहां से फूटकर इस फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब में गर्भाशय, यूट्रस और ओवरी को जो जोड़ने वाली नलिका है उसको अपन बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की, वो प्रक्रिया महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब में ही होती है। निषेचन का मतलब ये कि पुरुष का जो जनन कोशिका है, स्पर्म,
तथा महिला की जो जनन कोशिका है ओवम, इन दोनों का जो मिलन होता है, ये दोनों जब मिलते हैं तभी आपका क्या होता है, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो। यानी बच्चा जो है जो होता है वो क्या होता है, पुरुष से जो है स्पर्म मिलेंगे, स्पर्म आएंगे, और महिला से क्या आएगा, ओवम आएगा, अंडा आएगा। जब ये दोनों कहां मिलेंगे, फेलोपियन ट्यूब में, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब से। यहां से वेजाइना के थ्रू स्पर्म जो है यूट्रस में आ गए, यूट्रस से यहां आ जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे, यहां से अंडा आ गया, ये स्पर्म आ गया, ये दोनों यहां पे मिल गए, और ये मिलने के क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब ये एम्ब्रियो जो होता है फर्टिलाइजेशन के 4-5 दिन बाद कहां आ जाता है, ये यहां पे यूट्रस में आ जाता है, यहां स्थापित हो जाता है। तो यहां बनती है मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की लाइनें बनती, तथा एक बनता है प्लेसेंटा। यानी बच्चा जो है गर्भाशय से, मादा की गर्भाशय से, माता की मां की गर्भाशय से जिस चीज से जुड़ा रहता है उस चीज को बोलते हैं प्लेसेंटा। अब विद्यार्थियों, प्लेसेंटा भी एक ऐसी वो है कि ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ही व्यवहार करता है कुछ समय के लिए। जब गर्भावस्था जारी रहेगी तब तक प्लेसेंटा गर्भाशय में रहेगा, बच्चे के जन्म के साथ ही बाहर आता है। तो प्लेसेंटा भी एक प्रकार से क्या है कि कुछ समय के लिए, जैसे जिस दौरान अपनी गर्भावस्था है, मतलब 9 महीने की जो अवधि है, उस पूरे दौरान ये भी प्लेसेंटा भी क्या करता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करता है। ये भी एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्लेसेंटा द्वारा भी एक हार्मोन का स्रावन किया जाता है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। प्लेसेंटा भी क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान एक हार्मोन का स्राव करता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है आपका, इसी से आप गर्भावस्था का पता लगाते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, आपके गर्भाधान का या आपके प्रेग्नेंट होने का टेस्ट कराते हैं, तो उस टेस्ट में यूरिन में जो हार्मोन उस टाइम प्रेजेंट होता है वो होता है HCG। इसका मतलब यह है कि महिला जो है वो प्रेग्नेंट है। तो उसके पहला लक्षण क्या होगा, जब अपन टेस्ट कराने जाएंगे तो उस समय उसके यूरिन में क्या होगा, HCG का लेवल होगा, HCG पाया जाएगा। तो उसी से अपन ये पता लगा सकते हैं। जो टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, वो किसका होता है, HCG का होता है। उस टेस्ट में क्या होता है, महिला का यूरिन लिया जाता है जिसमें HCG प्रेजेंट होता है, और उसी से ये डिफाइन हो जाता है कि महिला जो है वो गर्भवती है या प्रेग्नेंट है। तो निषेचन कहां होता है, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक अपना जो जनन का साइकिल है, वो साइकिल है एक जनन का, रिप्रोडक्शन का। महिलाओं में जो रिप्रोडक्शन जो है, जनन जो क्षमता है, उस क्षमता का साइकिल कौन सा है, वो है रजोधर्म। अगर ये साइकिल जो है वो सही ढंग से जो चलता है, जब भी महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है या गर्भाधान कर सकती है। तो ये इस साइकिल की अवधि कितनी होती है, 1 से 28 दिन की होती है। तथा इसी दौरान क्या होता है, ओवरी के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन अपन ने पढ़ा है पहले भी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो थीका एंटेना द्वारा स्रावित किया जाता है ओवरी की, तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है कि जब यहां से अंडा फूट गया तो उसके बाद जो यहाँ पे क्या है कि फोलिकल्स जो रहती है वो बाकी अंडे फूटने के बाद, जैसे अंडा जो है ओवुलेट हो गया, ओवुलेशन हो गया, अंडा निकल के यहाँ से फेलोपियन ट्यूब में आ गया, तो बाद में यहाँ पे क्या होता है कि वो फोलिकल जो है सेल्स बनी रहती है। वो सेल्स क्या होती है, ये फोलिकल सेल्स क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करती है। तो यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, जैसे आपके अंडा जैसे 14वें दिन निकला, 14वें दिन निकला, उसके बाद निषेचन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, आपका यूट्रस में आ गया, स्थापित हो गया एम्ब्रियो। तो उसके बाद क्या है, जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल जो है हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए ड्यूरिंग थ्रू आउट पूरे 9 महीने जो
तो दोस्तों अपन अध्ययन कर रहे हैं प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन का, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है अपना, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ बनता है कि जब ये जो अंडा है यहाँ से निकल के ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, यहाँ इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर यूट्रस में चला जाएगा। तो जो फोलिकल्स जो बचे रहते हैं बाद के ओवरी में, वो फोलिकल्स क्या बनाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भी एक प्लेसेंटा की तरह एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो अल्प समय के लिए जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह क्या है अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है। जैसे प्लेसेंटा प्रदर्शित करता है कि जो गर्भावस्था के दौरान, पूरी गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में मौजूद रहता है, बच्चा जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो प्लेसेंटा जो है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का रिलीज करता है। तो वैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या होता है, कुछ समय के लिए अल्पावस्था के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये कहां स्थित होता है, अंडाशय में। महिला की क्या ओवरी जो होती है कहां पे स्थित होता है, अंडाशय में स्थित होता है, तथा कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। तो ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या है, एक अल्पकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि है, तथा कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो महिला की अंडाशय में जो ओवरी जो होती है उसमें बनता है। और कैसे बनता है कि जब जो अंडा है वो ओवुलेशन जो है होने के बाद अंडा जो है निषेचित हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, वो गर्भाशय में जो भ्रूण है प्रत्यारोपित हो जाता है। तो उसके बाद जो फोलिकल्स बची रहती है वो क्या बनाती है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसको भी अपन को, इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। कॉर्पस ल्यूटियम जो है कहां बनता है, ओवरी में बनता है, तथा कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो महिला जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला दूसरा हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, 14वां दिन जो होता है, जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का और आपका अगर जो गर्भाधान हो गया, निषेचन हो गया अंडे का, अंडे और शुक्राणु जो है वो मिल गए और भ्रूण बन गया, तो उसके बाद जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी जो है उस दौरान इसका लेवल जो है बना रहता है। तो ये हार्मोन क्या होता है, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। गर्भावस्था के लिए हार्मोन अति आवश्यक है। अगर इस हार्मोन का लेवल बना रहेगा तो गर्भावस्था की अवधि जो है वो सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी। तो उस दौरान क्या होता है कि कई बार अपन ने देखा होगा कि अपनी माताओं बहनों जो है उनको जो है गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर्स जो है इंजेक्शन लिखते हैं प्रोजेस्टेरोन के। वो क्यों लिखते हैं, वो इसी कारण लिखते हैं कि अगर उनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या होती है, अगर थोड़ी बहुत कमी हो तो उसका लेवल जो है वो थ्रू आउट गर्भावस्था के दौरान बना रहे, तो क्या आएगी, प्रेगनेंसी सफलतापूर्वक क्या होगी, पूरी हो जाएगी। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो पीले कलर का होता है, पीले रंग का होता है। ये क्या कार्य करता है, पहला कार्य करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने का, गर्भावस्था को बनाए रखने का। दूसरा जो है अन्य कार्य जो इसका है वो है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होती है उसको भी, उसके पोषण, उसको बनाए रखने के लिए अच्छी तरह वो बने। तो ये कार्य कौन करता है, जो है वो आपका करता है कॉर्पस ल्यूटियम। अगर निषेचन नहीं होता है, अगर गर्भावस्था नहीं बनती है, तो उसके बाद क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है वो कम हो जाएगा, तथा कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। सपोज करो कि अगर गर्भाधान नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है, अंडा और शुक्राणु नहीं मिले, तो 14वें दिन के बाद क्या होगा, इसका क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा, विघटन हो जाएगा, तथा फिर क्या होगा, वापिस जो है मासिक धर्म जो है महिला में वो प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है
पूरे महीने और हमेशा क्या है, जब तक रजो निवृत्ति नहीं होती है तब तक चलता रहता है। जब से यौवनावस्था शुरू होती है, जब से शुरू होता है, तथा जब से यौवनावस्था बंद होती है, रजो निवृत्ति होती है, उस टाइम क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। तो सामान्यतः मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने की उम्र कौन सी है, 14वां वर्ष है, 14 से 16 वर्ष जो हो सकती है। तब बंद होने की कौन सी है, 45 ईयर्स। तो महिलाओं में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, मीनार्की। माताओं में, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मीनार्की, तथा बंद होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मीनोपोज स्टार्ट। और बंद होने की जो प्रोसेस होती है, जब रजोधर्म जो है बंद हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मीनोपोज। टॉप। तो ये स्टैंडर्ड उम्र है, ये स्टैंडर्ड माना गया है, तथा अलग अलग जो व्यक्तियों में अलग अलग उम्र हो सकती है, किसी में कम ज्यादा हो सकती है, परंतु जो एक स्टैंडर्ड जो माना गया है, एक एज मानी गई है जो फिक्स की गई है साइंस के अकॉर्डिंग, वो है 45 ईयर्स। तो ये हो गया अपना कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कार्य करता है, कहाँ बनता है, वो अपन ने देख लिया। कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित करता है, तो प्रोजेस्टेरोन भी एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, इसको गर्भाधान का हार्मोन बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको, प्रेगनेंसी हार्मोन। पूरे गर्भावस्था की पूरी 9 महीने की अवधि तक बना रहता है, और जब बच्चे के जन्म का जब समय आता है, गर्भावस्था पूरी होती है, उस समय इसका लेवल जो होता है बिल्कुल कम हो जाता है, तथा कम होते ही क्या होता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। अब इस ग्रंथि को, जो अपने मादा की जो गोनेड्स हैं, ओवरीज हैं, इनके कार्य को हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, वो दोनों भी क्या होती है, रेगुलेट करती है। इनके कार्य को क्या करती है, जो गोनेड्स हैं अपने ओवरीज, जो फीमेल के अपन पढ़ रहे हैं, इनको कौन नियंत्रित करता है, एक करता है आपका पीयूष ग्रंथि और दूसरा करता है आपका हाइपोथैलेमस। जैसा कि पीयूष ग्रंथि के अध्ययन में अपन ने पढ़ा था कि इसकी एंटीरियर लोब जो होती है वो क्या होती है, एक तो एफएसएच और एलएच, दो प्रकार के हार्मोन का स्रावित करती है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फोलिकल्स क्या होता है, अंडे बनाने में सहायक होता है, जो कि ओवरी में बनते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग होता है, वो ओवुलेशन में सहायक होता है। तो जब भी क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। अपन ने पढ़ा कि 14वें दिन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन। तो ओवुलेशन में क्या होगा कि पीयूष ग्रंथि जो है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका लेवल ज्यादा रहेगा। ये क्या करता है, ओवरी को जो है एक्साइट करता है, तथा ओवरी क्या होती है, यहां से ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है। तो ओवुलेशन में क्या है कि पीयूष ग्रंथि का जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो भी जिम्मेदार होता है। हाइपोथैलेमस जो है अपन ने पढ़ा कि न्यूरोएंडोक्राइन है, ये भी कुछ प्रकार के रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करती है। उनको क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग कारक। तो ये भी क्या होते हैं, जो अपनी पुरुष की और महिलाओं की जो जनन कोशिकाएं होती है, जो उनके गोनेड्स होते हैं, ये ओवरी और जो अपना होता है टेस्टिज, उसको क्या होते हैं, नियंत्रित करते हैं। उन हार्मोनों के द्वारा भी इनका क्या होता है, रेगुलेशन होता है, नियंत्रण होता है। अब अपन पढ़ते हैं, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये ऐसे लक्षण हैं जो कि पुरुष और मादा को, वह लक्षण जो पुरुष और मादा को लैंगिक तौर पर, सेक्सुअली तौर पर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। यानी पुरुष में ऐसे कौन से लक्षण होंगे जो उसको मादा से अलग करेंगे, और मादा में कौन से होंगे जो पुरुष से अलग करेंगे। तो ये वो लक्षण जो पुरुष और मादा को लैंगिक रूप से विभाजित करते हैं, वो कहलाते हैं सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंगिक लक्षण। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, प्रारंभिक, एक होते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो लक्षण होते हैं वो जन्म के समय अपन को दिखाई देते हैं।
एट बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय पर अपन को जो उसके प्रारंभिक जो लैंगिक लक्षण है कि महिलाओं के क्या है और पुरुष के क्या है, फीमेल बेबी के और मेल बेबी के क्या है, वो अपन को जन्म के समय ही दिखाई दे जाते हैं। तो उन लक्षणों को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी। उस समय पे जन्म के समय जो है फीमेल बेबी और मेल बेबी को सिर्फ अपन एक ही लक्षण जो होता है वो होता है उनके जननांगों को देखकर, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके आधार पर ही अपन उनको क्या होते हैं, दोनों में विभेद कर सकते हैं कि ये महिला है या पुरुष है, मेल है, फीमेल है। तो वो लक्षण क्या कहलाते हैं, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कहां कब दिखाई देते हैं, सिर्फ जन्म के समय पे। फीमेल में और मेल में, इन दोनों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनके, उन ऑर्गन्स को देखकर ही अपन क्या होते हैं, इन दोनों में विभेद कर सकते हैं। जैसे महिलाओं में ओवरीज हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना होगी, बहुत सारे वो जो हैं, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ेंगे तब विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करेंगे। तो यहां पर अपन देख लेंगे महिलाओं के जो उस समय के जननांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और पुरुष के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उन दोनों के आधार पर ही अपन उन दोनों को फीमेल और मेल में डिवाइड कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। तो ये लक्षण क्या होते हैं, जन्म के समय ही होते हैं, बाद में ये लक्षण क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। उसी समय पर ये लक्षण जो क्या होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब दूसरे लक्षण जो हैं अपने सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, द्वितीय लैंगिक लक्षण। ये लक्षण जो हैं ये यौवनावस्था, जब अपन प्यूबर्टी हो जाएगी, प्यूबर्टी की एज जैसे अपन में देखी कि 14 से 16 साल महिलाओं पुरुषों में, तो इस समय जब महिला और पुरुष जो बच्चे हैं फीमेल और मेल, वो जब इस आयु में पहुंचेंगे, प्यूबर्टी की आयु में, अपनी यौवनावस्था में पहुंचेंगे अपने बाल्यावस्था को छोड़कर, तो उस समय जो उनमें लक्षण दिखाई देंगे जिसके आधार पर उनमें क्या होगा, विभेद होगा, वो लक्षण कौन से होंगे, द्वितीय लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये लक्षण जो है दोनों में कौन कौन से होंगे, जिसके आधार पर अपन स्पष्ट रूप से ये कह दे सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। वह लक्षण जिनके आधार पर अपन लैंगिक रूप से ये डिसाइड कर लेंगे कि ये मेल है और ये है फीमेल, उन लक्षणों को अपन क्या बोलते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण। ये दोनों महिला और पुरुषों को अलग अलग जो है लैंगिक आधार पर क्या होगा, विभेद होगा। तो वो लक्षण क्या कहलाते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ये लक्षण जो है दोनों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मेल में जो क्या क्या लक्षण होंगे द्वितीय लैंगिक लक्षण, जैसे क्या आवाज का भारीपन हो जाएगा, उनकी वॉल्यूम जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा, उनके कंधे चौड़े हो जाएंगे, मांसपेशियां क्या होगी, मजबूत हो जाएगी, तथा वो जनन क्षमता के लायक हो जाएंगे, उनके जननांग जो हैं वो पूर्ण रूप से क्या होंगे, विकसित हो जाएंगे। ये कुछ लक्षण है, जैसे पूरे शरीर पर बाल आ जाएंगे, तो ये दाढ़ी मूंछ आ जाएगी चेहरे पर, मांसपेशियां क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। तो ये लक्षण क्या होंगे, उसको महिला से पूरी तरह से डिफरेंट करेंगे, विभेद करेंगे। अब महिलाओं में क्या होगा, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पूरे विकसित हो जाएंगे। महिला में जो है वो ब्रेस्ट का पूरा विकास हो जाएगा। दूसरा, उनके ग्रोइन एरिया या उनके जो आर्म्स वगैरह हैं वहां पे बाल आने शुरू हो जाएंगे, और उनकी आवाज जो है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। व्यवहार जो है वो संवेदनशील, शांत हो जाएगा, शालीनता वाला व्यवहार हो जाएगा उनका। तथा महिलाओं और पुरुषों की जो है वॉल्यूम से, आवाज से, उनकी वाणी से अपन उन दोनों में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, उनमें वो सारे हो जाएंगे। तथा पुरुष क्षम, जैसे महिलाओं में महिला की जो है वो जनन क्षमता, तथा पुरुषों में वो जो है उनकी जनन क्षमता, जो पुरुष क्षमता होती है उसका क्या होगा, विकास हो जाएगा उनमें। तो ये जो लक्षण है, ये क्या लक्षण कौन से कहलाएंगे, द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो अपन ने जो पढ़ा था कि जो हार्मोन्स है वो द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो। जनन हार्मोन जो होते हैं, तो वो हार्मोन जो क्या है, तो ये हो गए अपने सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक और द्वितीय। प्रारंभिक होते हैं वो जनन के समय ही दिखाई देते हैं,
और द्वितीयक होते हैं वो जो यौवनावस्था, जब उनकी मेच्योरिटी एज होगी, जब बाल्यावस्था से आगे वो तरुणावस्था या किशोरावस्था में जाएंगे, उस समय वो लक्षण जो है दोनों में दिखाई देंगे। और वही लक्षणों के आधार पर अपन महिला और पुरुषों को लैंगिक रूप से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो महिलाओं में क्या होता है, मीनोपोज। मीनोपोज अपन ने पढ़ लिया कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अगर बंद हो जाता है, उस टाइम रजोनिवृत्ति हो जाती है, तो उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, मीनोपोज बोलते हैं। उस समय जो उनके जो हार्मोन्स है, जैसे मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, मेन मुख्य हार्मोन है जनन क्षमता को बनाए रखने के लिए महिलाओं में। तो उस हार्मोन की क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण हड्डियों में क्या हो, छेद हो जाते हैं, जिसके कारण महिलाओं में क्या, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है। तो आमतौर पर यह देखा गया है कि जब महिला रजोनिवृत्ति से आगे जाती है, उसे आयु आगे बढ़ जाती है, तो उस समय उनके एक रोग जो है मुख्य रूप से होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। और क्यों होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण जो है उनको बनाए रखता है। तो उनमें एक मुख्य कार्य इनका यह भी होता है हार्मोन्स का, कि वो जो महिलाओं की हड्डियों की जो वृद्धि है, आरबीसी की वृद्धि है, हड्डियों की जो वृद्धि है, उसको भी मेंटेन रखता है। तो जैसे इसका लेवल कम होगा तो महिलाएं क्या होगी, हड्डियां क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है उसको। गर्भावस्था जो है 37-38 सप्ताह की होती है। दूसरा हार्मोन जो है अपन ने पढ़ा था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन का अपन ने देख लिया कि इसका स्त्रावण जो है वो कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है तथा थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसलिए गर्भावस्था का हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन इसको कहते हैं। एक तीसरा हार्मोन जो है वो ओवरी द्वारा स्त्रावित किया जाता है, वो हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित होता है तथा इसका जो निर्माण होता है वो क्या होता है, बच्चे के जन्म के समय होता है। रिलैक्सिन नाम से संबंध स्पष्ट हो रहा है कि ये इसका क्या काम होगा, रिलैक्स करने का काम होगा। ये हार्मोन क्या करता है, जब बच्चा बर्थ केनाल से जब बच्चा अंदर से बाहर आता है, जन्म होता है उस समय, तो ये जो महिला की जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, ये पेल्विस एरिया होता है, वहां पे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है उसको क्या होता है, जो डायलेट कर देता है, रिलैक्स कर देता है। तो क्या होगा, बर्थ केनाल का रास्ता जो है वो बढ़ जाएगा, तो बच्चे का जन्म क्या होता है, आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होती है जन्म के समय, उसको जो है रिलैक्स करने का कार्य करता है, जिससे क्या बच्चे का जन्म जो आसानी से हो जाए। अब अगला हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन है। प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित किया जाता है तथा कब स्त्रावित किया जाता है, जब बच्चा गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो प्लेसेंटा से ही जुड़ा रहता है, वो प्लेसेंटा ही उसका पालन पोषण जो है सारी चीजें करता है। तो प्लेसेंटा द्वारा यह हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। इसी हार्मोन का जब महिला प्रेगनेंसी टेस्ट कराने जाती है, तो उस समय जो हार्मोन उसके यूरिन में प्रेजेंट होता है, वो हार्मोन होता है HCG हार्मोन। इसलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी बोलते हैं। तो महिला की जो जनन ग्रंथियां हैं, ओवरीज जो है, उस जनन ग्रंथियों के द्वारा जो है वो हार्मोन जो है स्त्रावित किए जाते हैं। वो हार्मोन जो है अपन ने उसको पढ़ लिया है। तो विद्यार्थियों, अपन ने जो है ओवरीज जो है उसको अपन ने पढ़ा। उसके द्वारा जो है मुख्यतः 4 हार्मोन्स का जो है स्त्रावण किया जाता है। पहला हार्मोन आपका एस्ट्रोजन हो गया, जिसको ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। तीसरा आपका रिलैक्सिन हार्मोन हो गया, जो जन्म के समय जो बच्चे की बाहर आने में मदद करता है। और चौथा हार्मोन जो है HCG हो गया, जो प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित किया जाता है तथा इसका कार्य जो होता है प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये अपन ने ओवरी है, महिला की जो जनन ग्रंथि है, गोनेड्स हैं, उसका अपन ने पूरा अध्ययन कर लिया। उसके कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं उनको देख लिया, उनके क्या कार्य होते हैं। जब इन हार्मोनों की जो है वो मात्रा जो है तय सीमा से अधिक या कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि महिला की जो जनन क्षमता है, जो उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें बदलाव आ जाएगा। अगला जो अपन है, जैसे अपन ये नोट देख लेते हैं, ट्यूबेक्टोमी जो है महिला नसबंदी ऑपरेशन। नसबंदी में क्या होता है कि ये जो है यूट्रस है महिला का, ये हो गई उसकी ओवरीज, ये होगी फेलोपियन ट्यूब।
तो जब ट्यूबेक्टोमी का जो ऑपरेशन किया जाता है तो या तो ये जो ट्यूब है इस जगह से इसको काट दिया जाता है, या इस जगह जो है एक क्लिप लगा दिया जाता है जिससे कि ये बिल्कुल पिचक जाती है, इस तरह से हो जाती है। क्या क्लिप लगा दिया तो क्या होगा कि ये जो अंडा है ये ओवुलेशन होगा तो भी क्या होगा, यहां से यहां नहीं आ पाएगा, ताकि क्या होगा यहां से जो शुक्राणु जा रहा है उन दोनों का क्या यहां पे मिलन नहीं होगा, तो निषेचन नहीं होगा, इसलिए क्या होगा जो एम्ब्रियो है वो नहीं बनेगा, तो महिला क्या होगी, गर्भवती नहीं होगी। तो ये इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी ऑपरेशन। पुरुष नसबंदी ऑपरेशन वेसेक्टोमी होता है, उसमें भी जो उसकी शुक्राशय वाली जो नलिका रहती है उस नलिका को या तो काट दिया जाता है या उसको क्लेम कर दिया जाता है, ताकि शुक्राणु जो है जब सीमन बाहर निकले तो उसमें शुक्राणु प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ओफेरेक्टोमी होती है अंडाशयों को हटाना, जब अंडाशयों में मान लो कोई बीमारी हो गई या अंडाशय किसी कारणवश जो है वो बीमारियों से ग्रसित हो गए, तो उस समय जो क्या होता है ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा इनको क्या होता है बाहर निकाल दिया जाता है, इनका यहाँ से सर्जरी कर दी जाती है। तो उस सर्जरी को क्या बोलते हैं अपन, उस प्रक्रिया को ओफेरेक्टोमी बोलते हैं। इनको आपको याद करना पड़ेगा। अब जो है अगली जो गोनेट्स अपन ले रहे हैं जनन ग्रंथि, वो अपन ले रहे हैं वृषण, टेस्टीज। ये किसमें होते हैं, मेल में होते हैं। ये किसमें होते हैं, मेल में। पुरुष जनन ग्रंथि उसको क्या बोलते हैं, टेस्टीज। संख्या में 2 होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, जो कि वृषण कोष होता है अपने उदर गुहा से जो बाहर लटका रहता है, उस वृषण कोष में ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं। संख्या में एक जोड़ी होते हैं। नर जननांग है जो शरीर के बाहर स्क्रोटल कोष होता है उसमें स्थित होते हैं। इनमें कई सारी सेमिनिफेरस ट्यूब पाई जाती है। यह सेमिनिफेरस ट्यूब हो गई। इन सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल जिनको बोलते हैं, ये सेल्स स्थित होती है। ये सेल्स क्या करती है, आपके स्पर्म का निर्माण करती है। नर जनन युग्मक, मेल में जो जनन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म्स जो है वो कोशिका होती है, जनन कोशिका जिसको बोलते हैं अपन, वो क्या होती है, स्पर्म होती है। तो स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, जब वृषण में टेस्टीज में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब होती है। उन सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच बीच में क्या होती है, अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल जिनको बोलते हैं, वो स्थित होती है। तो वो क्या करती है, स्पर्म का निर्माण करती है तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। इन्हीं कोशिकाओं से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्त्रावण किया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां बनता है, वृषण में बनता है, टेस्टीज में बनता है। परंतु विद्यार्थियों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कुछ मात्रा में ओवरी में भी बनता है तथा कुछ मात्रा में एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसका कोर्टेक्स भाग जो होता है वो भी क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का निर्माण करता है। परंतु ये जो 2 अपने अंग हैं, ओवरी और एड्रिनल कोर्टेक्स, ये नगण्य मात्रा में, न्यून मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। तो मुख्यतः जो टेस्टोस्टेरोन का जो निर्माण होता है वो कहां होता है, अपना लेडिंग सेल्स करती है। कहां होता है, वृषण में। जो मुख्यतः जो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो कहां होता है, वृषण में होता है। तो वृषण क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है, स्पर्म्स का निर्माण करता है। 2 मुख्य कार्य होते हैं। तो ये उसका बहिस्त्रावी कार्य हो गया कि यहाँ जनन जो कोशिका है उसका निर्माण करना तथा हार्मोन का निर्माण करना, ये दोनों कार्य होते हैं किसके द्वारा, वृषण के द्वारा। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपन देख लेते हैं कि ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे कि पुरुष में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, मांसपेशियों का मजबूत होना, लंबाई में वृद्धि होना, कंधे और चौड़े हो जाना, छाती चौड़ी हो जाना तथा जनन के काबिल हो जाना, ये सब द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं। तथा उसके जो जननांग होते हैं जिसका आपकी विस्तृत अध्ययन अपन जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उस समय करेंगे, तो वो सब विकसित हो जाते हैं। तो उनके लिए कौन जिम्मेदार होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो क्या होता है, शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के दिखने के लिए, उनके विकास के लिए जिम्मेदार होता है तथा
जो पुरुष होता है उसका मूड उसकी एनर्जी के लिए जिम्मेदार होता है तथा उसकी हड्डियों के परिवर्धन के लिए जिम्मेदार होता है, तथा कुछ मात्रा में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उनके निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है कहां से स्त्रावन होता है, शुक्राणु वृषण द्वारा होता है, जो उसकी लीडिंग सेल्स होती है वो बनाती है। तथा इसके क्या कार्य होते हैं मनुष्य में, मेल में क्या कार्य होते हैं, एक तो उनके जो है पुरुष क्षमता का विकास करता है, उसके जननांगों के संपूर्ण विकास के लिए सहायक होता है। दूसरा जो है उसके जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है उनके विकास में सहायक होता है, उनकी हड्डियों के परिवर्धन में सहायक होता है, ताकि जो लंबाई जो है वो अच्छी हो सके पुरुष की। उसके अलावा जो आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है, तथा कुछ मात्रा में जो ये है उसके मूड, जो मूड होता है मेल का, उस मूड और एनर्जी के लिए भी जिम्मेदार होता है, उत्साह के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो एक महत्वपूर्ण हार्मोन है पुरुष के लिए, मेल्स के लिए। अब ये अपन ने पढ़ लिया दोनों प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, अपन ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन की जो ग्रंथियां थी, जननांग थे, गोनेट्स, उनका अपन ने अध्ययन कर लिया है। कहाँ स्थित होते हैं, कितने होते हैं, उनके द्वारा किस प्रकार के जो है हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है, तथा उनका शरीर के विकास में क्या योगदान है, वो अपन ने सारा पढ़ लिया है। अब दोस्तों अपन ने शुरुआत में जब पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम शुरू किया था, जब अपन ने मुख्यतः पढ़ा था कि जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी। परंतु शरीर में कुछ ग्रंथियां इस प्रकार की भी होती है जो दोनों प्रकार के व्यवहार को क्या होती है, दर्शाती है। तो अपन एक तरह से इसका एक प्रकार और बोल सकते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां जो है वो शरीर में 3 प्रकार की भी हो सकती है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। परंतु मुख्यतः जो अपन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 2 ही प्रकार पढ़ते हैं, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। परंतु एक तीसरा प्रकार और होता है, वो होता है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां। वो ग्रंथियां जो दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाती है, यानी बहिस्रावी भी व्यवहार दर्शाती है और अंतःस्रावी व्यवहार भी दर्शाती है, उन ग्रंथियों को अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथियां बोलते हैं। तो उनमें मिश्रित ग्रंथियों में जो एक मुख्य ग्रंथि है उसका अध्ययन अपन करते हैं। वो ग्रंथि जो है वो है आपकी अग्नाशय, पेंक्रियाज। कौन सी ग्रंथि है जो मुख्य मिश्रित ग्रंथि है शरीर की, वो है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो क्या होता है, मनुष्य की उदरगाह में, उदर गुहा जो होती है उसमें क्या होता है, आमाशय के पीछे, तथा जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपनी छोटी आंत, उसके आगे की तरफ स्थित रहता है। टेडपोल जो होता है, जो मेंढक होता है उसका लार्वा, उसको टेडपोल बोलते हैं। तो टेडपोल के शेप का होता है, टेडपोल शेप का होता है ये। गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसका 98% जो होता है भाग वो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में, तथा 2% भाग जो होता है वो भीतरी भाग होता है, वो एंडोक्राइन ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो 98% यानी एक इसके जो पूरा जो डायमीटर है, पूरा जो पार्ट है, उसका 98% भाग जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, तथा जो आंतरिक भाग है, एक 2% जो भाग है इसका, वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो अपन ने पढ़ा था कि बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, जिन ग्रंथियों के पास अपने जो स्त्राव है उसको जो शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए खुद की नलियां होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां। तथा जिन ग्रंथियों के पास नलियां नहीं होती उनको बोलते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां। तथा बहिस्रावी ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती है, एंजाइम। तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती है, हार्मोन्स। तो 98% भाग तो है एंजाइम स्त्रावित करता है, तथा 2% भाग जो है अंतःस्रावी तंत्र के रूप में कार्य करता है। अब इसका बाह्य भाग जो होता है, जैसा कि अपन ने देखा कि बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है, डाइजेशन, पाचन। तथा अंतःस्रावी तंत्र का जो कार्य कर रहा है ये,
वो क्या करता है, उसका जो मुख्य कार्य जो है वो होता है हार्मोन का स्त्राव करना। और वो हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन। आगे और बताऊंगा आपको कि इसके जो आंतरिक भाग होता है उसमें लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती है, 2% पार्ट जो है, क्लस्टर ऑफ सेल कोशिकाओं के गुच्छे, जिनको क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं। लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं, यही वो कोशिकाएं होती है जो अंतःस्रावी भाग के रूप में कार्य करती है। ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो लैंगरहैंस द्वीप जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं अग्नाशय की वो कोशिकाएं हैं जो अंतःस्रावी तंत्र के रूप में कार्य करती है, तथा 98% भाग जो होता है बाहरी भाग होता है जो कि बहिस्रावी तंत्र के रूप में कार्य करता है, तथा जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन। तथा जो लैंगरहैंस द्वीप होती है उनका मुख्य कार्य क्या होता है, जो अपना ग्लूकोज होता है बॉडी में, उस ग्लूकोज का नियमन करना, उसका नियंत्रण करना, उससे एनर्जी को क्या होता है, प्रोड्यूस करना। तो अल्फा जो कोशिकाएं होती है उसके द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है। बीटा कोशिकाएं होती है उनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है, तथा गामा कोशिकाएं होती है ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। तो लैंगरहैंस द्वीप में कितनी प्रकार की कोशिकाएं मुख्यतया होगी, 3 प्रकार की, जिनको बांट दिया है अल्फा, बीटा, गामा में। अल्फा द्वारा जो है ग्लूकेगोन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है, बीटा द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है, तथा गामा कोशिकाएं होती है उनके द्वारा जो है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। ग्लूकेगोन हार्मोन जो होता है ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। जब ये कम हो जाता है शरीर में उसके बढ़ाने का कार्य करता है। परंतु इनमें जो इंपोर्टेंट हार्मोन जो है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो हार्मोन है वो कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन जो है बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित किया जाता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो अपने शरीर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो एनर्जी है अपने शरीर में खाने के विघटन के बाद जो बनता है उसके लिए जिम्मेदार होता है, उस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए, ताकि कोशिकाएं उस ग्लूकोज को ग्रहण कर ले तथा उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर ले। तो कोशिकाएं ये कार्य बिना इंसुलिन के नहीं कर सकती। जब ब्लड में ग्लूकोज जो बह रहा है उस ग्लूकोज को कोशिकाएं तभी ले सकती है जब इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन क्या हो, सही तरीके से होगा। तो ये हार्मोन शरीर के लिए अति आवश्यक है। इस हार्मोन की कमी और ज्यादा से जो है शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो डाइजेशन का जो कार्य है उनमें जो है अग्नाशय जो है वो पाचक हार्मोन जो है, एंजाइम है, पाचक एंजाइम जो है, बहिस्रावी भाग द्वारा एंजाइम का स्त्राव किया जाता है, पाचक एंजाइम उनका स्त्रवण करता है, जैसे लाइपेज हो गया आपका, प्रोटीएज हो गया आपका, तथा एमाइलेज हो गया। 3 प्रकार के जो हार्मोन है उनका स्त्रावण करता है, एंजाइम का स्त्रावण करता है, तथा इन तीनों एंजाइम्स को क्या वो एक नलिका द्वारा कहां स्त्रावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। जो बाह्य भाग है एक्सोक्राइन पार्ट जो है अग्नाशय का, वो 3 प्रकार के एंजाइम्स जो हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, इनका जो है क्या करता है, स्त्रावण करता है इन एंजाइम्स का। तो इन एंजाइम्स को कहां छोड़ता है, छोटी आंत में। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा आपकी जो वसा है उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ के क्या बोलते हैं, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अपन जो खाना खाते हैं भोजन, उस भोजन में जो 3 जो अवयव अपन ले रहे हैं फूड में, वो अग्नाशय के द्वारा जो एंजाइम स्त्रावित किए जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये खाना जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में क्या होता है, विघटित होता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है, 3 प्रकार के जो एंजाइम्स हैं उनको स्त्रावित करता है। जैसे लाइपेज हो गया वो वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार है, फैट के लिए। प्रोटीएज है वो प्रोटीन के लिए है, और एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका जो बाह्य भाग होता है वो क्या कार्य करता है, मुख्यतः उसका कार्य पाचन का कार्य होता है। तथा आंतरिक जो भाग है उसका क्या कार्य है, हार्मोन का स्त्रावण करना। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें मुख्यतः कोशिकाएं अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं तथा गामा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं होती है ये जो है
25% होती है इसके टोटल भाग का ग्लूकेगोन हार्मोन का स्त्रावन करती है, जो कि ग्लूकोज का लेवल जो है उसको बढ़ाता है जब शरीर में कम हो जाता है। बीटा सेल्स होती है इंसुलिन का स्त्रावन करती है, 60% होती है टोटल कोशिकाओं का, तथा एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन जो है जिसको बोलते हैं अपन इंसुलिन, ग्लूकोज के अपचयन के लिए, ग्लूकोज से एनर्जी के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? इंसुलिन हार्मोन। ये इसे स्रावित किया जाता है किससे? बीटा सेल्स, लैंगरेंस द्वीप की। इंसुलिन हार्मोन जो है मुख्यतः प्रोटीन होता है तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भाग निभाता है। ये क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन जो अपना भोजन है, भोजन से जो अपन को क्या मिला है? ग्लूकोज। भोजन का विघटन होने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ब्लड में जाता है और ब्लड में जाने के बाद क्या होता है? कोशिकाएं जो होती है उसको एब्जॉर्ब करती है एनर्जी बनाने के लिए, प्रोड्यूस अपने कार्य करने के लिए कोशिकाएं उसको क्या एब्जॉर्ब करती है। तो वो किसकी सहायता से करती? इंसुलिन हार्मोन की सहायता से। तो कोशिकाओं को एनर्जी प्राप्त करने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? इंसुलिन हार्मोन आवश्यक होता है। अब इंसुलिन हार्मोन का अपन ने पढ़ा कहां से स्रावित होता है? बीटा सेल से स्रावित होता है, लैंगरेंस द्वीप की, अग्नाशय की बीटा सेल से स्रावित होता है। अब इस हार्मोन की अगर जो है शरीर में क्या होगी? कमी हो गई। अगर कमी हो गई तो उस अवस्था को अपन क्या कहेंगे? मधुमेह कहेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। किसके कारण होती? इंसुलिन के अल्प स्त्रावन के कारण। अब ये प्रक्रिया जो है डायबिटीज की जो है वो दो प्रकार से हो सकती है, दो कारणों से हो सकते हैं उसके। एक तो टाइप 1, एक होता है टाइप 2। देखो टाइप 1 में क्या होता है कि कोई प्रतिरक्षी ऑटो इम्यून डिजीज जो है शरीर की, उसके कारण क्या होता है? जो बीटा सेल्स होती है, जो इंसुलिन स्रावित होती है, वो बीटा सेल्स क्या होती है? खत्म हो जाती है। एक कारण तो यह हो गया कि शरीर की जो आपकी ऑटो इम्यून कोई डिजीज है, किसी कारण से शरीर की इम्यूनिटी नहीं या शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ने बीटा कोशिकाओं को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो उसके कारण क्या? हार्मोन इंसुलिन बन ही नहीं रहा। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि इंसुलिन बन तो रहा है परंतु इतना नहीं बन रहा है कि कोशिकाएं उस ग्लूकोज को क्या होगा? अवशोषित कर पाए, उसको क्या ग्लूकोज को ब्लड से ले पाए, उतनी मात्रा में नहीं बन रहा। जितनी मात्रा में कोशिकाओं को ब्लड से ग्लूकोज को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा में क्या होता? इंसुलिन जो हार्मोन जो है उसका जो है प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या किसी कारणवश आपका जो शरीर है, आपका शरीर क्या हो गया? वो रेजिस्टेंट हो गया इंसुलिन के प्रति। इंसुलिन के प्रति क्या? रेजिस्ट हो गया। उस इंसुलिन को वो काम ही नहीं ले पा रहा। जो इंसुलिन अग्नाशय बना रहा है उस इंसुलिन को किसी कारणवश शरीर क्या हो रहा है? काम नहीं ले पा रहा है। तो उस कारण से भी क्या होगी? कमी हो जाएगी। कोशिकाएं क्या होगी? रक्त से ग्लूकोज का अवशोषण नहीं कर पाएगी, तो शरीर में क्या होगी? एनर्जी कम हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाएगी। तथा ये जो अतिरिक्त ग्लूकोज जो है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी, तथा बढ़ने पर वो ग्लूकोज क्या होगा? बाथरूम के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो गया? उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह। तो मधुमेह की अवस्था क्या होगी कि शरीर का इंसुलिन जो है वो कम हो गया है, किसी कारणवश या तो बन ही नहीं रहा, या बीटा कोशिकाएं खत्म हो गई, या शरीर उसको उपयोग नहीं कर पा रहा किसी कारणवश। तो कोशिकाएं क्या होगी? इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही उसको, ग्लूकोज को। तो शरीर में क्या होगा? एनर्जी की कमी होगी, तथा एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो आपके बाथरूम के थ्रू क्या होगा? शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी मधुमेह कहलाती है। मधुमेह किसके कारण होती है? इंसुलिन की कमी के कारण होती है, जिसमें क्या शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से अतिरिक्त ग्लूकोज जो क्या होता है? उत्सर्जित होने लग जाता है, मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। अब इसके लक्षण क्या क्या होंगे डायबिटीज के? इसके मेन जो लक्षण है, तीन लक्षण ऐसे हैं जिनसे आप डायबिटीज की पहचान आसानी से कर सकते हैं, या प्रारंभिक अवस्था में भी अपन कर सकते हैं। पहला लक्षण है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, जिसको पोलीफेजिया कहते हैं। दूसरा लक्षण है आपको बहुत ज्यादा बाथरूम आएगा, जिसको पोलीयूरिया कहते हैं। तीसरा लक्षण है कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, तो उसको अपन क्या कहते हैं? पोलीडिप्सिया, 3P डिजीज। मधुमेह को क्या बोलते हैं? 3P डिजीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो अत्यधिक प्यास होगी। प्यास क्यों लगेगी? क्योंकि बार बार आपको बाथरूम आ रहा है, अतिरिक्त ग्लूकोज जो है आपके ब्लड में
उसको क्या शरीर को बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालेगा, बार बार बाथरूम करेगा, उत्सर्जी अंग द्वारा ही निकालेगा ना। तो उत्सर्जी अंग किडनी है, किडनी के द्वारा क्या होगा, बार बार बाहर निकालेगा, बार बार बाहर निकालेगा तो क्या होगा, आपको पानी की आवश्यकता होगी बार बार यूरिन जाने के लिए। तो आपको क्या होगा, दूसरी बात क्या होगी, कोशिकाओं में एनर्जी की कमी हो गई। एनर्जी की कमी होगी तो आपको क्या होगा, भूख का एहसास होगा। शरीर की कोशिकाएं क्या होगी, अपने कार्य के लिए, अंगों के कार्य के लिए या नई कोशिकाएं बनने के लिए क्या एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिल रही तो वो क्या करेगी, शरीर को ये सिग्नल देगी कि मेरे को भूख लग रही है, तो बार बार क्या होगी, आपको भूख लगेगी। अब आप खाओगे भी सही, आपको पियोगे भी सही, परंतु क्या होगा, मधुमेह के कारण क्या होगा, वो आपके शरीर में आसानी से कार्य नहीं करेगा। तो मधुमेह को 3P डिजीज भी बोलते हैं, जिसका क्या कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा यूरिन आना और बहुत ज्यादा भूख लगना। तो एनर्जी की कमी होगी तो क्या होगा, बॉडी लॉस होगा, वेट लॉस होगा, तो व्यक्ति क्या होगा, अचानक से कमजोर हो जाएगा। अपन ने देखा हुआ है, जिसको शुगर होती है तो वो व्यक्ति क्या होता है, अचानक से बिना और किसी कारण के, किसी बीमारी के उस व्यक्ति का क्या वजन कम हो जाता है, थकान रहने लग जाती है। तो वो व्यक्ति में क्या, ये किसके लक्षण है, अपने डायबिटीज के लक्षण है। जो नॉर्मल मात्रा जो होती है डायबिटीज की, शुगर की, ग्लूकोज की, वो 70 से 110 मिलीग्राम होती है पर 100 डेसीलीटर, जो रक्त में होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ग्लूकोज की वो कौन सी है, 70 से 110। अगर इस मात्रा से कम होता है या ज्यादा होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज की संज्ञा देते हैं, या हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया। शुगर लेवल कम हो जाना कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस कौन सी कंडीशन है, हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन है। रक्त में ग्लूकोज का लेवल जो इंसुलिन कम होने के कारण क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन तय सीमा से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, आपका जो ग्लूकोज का लेवल है शरीर का वो कम हो जाएगा, कोशिकाएं ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने लग जाएगी। दोनों ही अवस्थाएं जो हैं शरीर के लिए हानिकारक है। तो डायबिटीज मेलाइटस किस कारण होता है, इंसुलिन के अल्पस्रावन के कारण होता है। उसके लक्षण अपन ने देख लिए। इसके जो है मैं आपको बता देता हूं कि 3 प्रकार से अपन इसकी जांच कर सकते हैं। जो अपन हॉस्पिटल में जाते हैं जब, तो 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं डायबिटीज की जांच के लिए। एक होता है पोस्ट पार्ट पीपी, एक खाली पेट होता है एक टेस्ट होता है रैंडम, जिसको बोलते हैं खाना खाने के बाद होता है, और एक तीसरा टेस्ट होता है HB1AC। पहला टेस्ट होता है भूखे पेट होता है, दूसरा टेस्ट एंटीपार्टम जो स्टोमक है वो टेस्ट होता है, पहले एपी टेस्ट होता है। उसके बाद होता है आपका पीपी या रैंडम टेस्ट, जब आप खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाते हो। और एक टेस्ट ऐसा भी होता है जो आपकी 3 महीने की, लगभग पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर आपकी बढ़ी है, कम हुई, ज्यादा क्या रही, उसकी एवरेज वैल्यू को दिखाता है। तो ये एक कंफर्मेटिव टेस्ट है। HB1AC जो है वो एक टेस्ट है डायबिटीज का, वो कंफर्मेटिव टेस्ट है। तो ये 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं जो आप चिकित्सालय में जाते हो जब शुगर का इलाज करवाने। को सामान्यतः भाषा में डायबिटीज को अपन क्या बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। कहीं से अपने सुना भी होगा कि भैया मेरे शुगर हो गई है, तो वो शुगर क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटस ही होती है। अब इंसुलिन जो है अगर अधिक स्रावित हो गया तो उसके कारण क्या कंडीशन होगी, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। हाइपोग्लाइसीमिया जब एनर्जी जो है वो क्या होती है, ग्लूकोज का लेवल जो क्या होगा वो कम हो जाएगा ब्लड में, जिससे क्या होगा, तंत्रिकाएं, रेटिना की कोशिकाएं, ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी, जनन क्षमता और दृष्टि क्षमता पे भी प्रभाव पड़ता है। तो डायबिटीज के जो शुरुआती लक्षण हैं वो तो अपन को शुरुआत में दिखाते हैं, जैसे वेट लॉस हो गया है, थकान हो रही है, बाथरूम ज्यादा आ रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है या भूख ज्यादा लग रही है। परंतु इसके अलावा जब ये लंबे समय तक ये बीमारी बनी रहती है, लेटर अवस्था में, बाद की अवस्था में, तब अपने क्या होते हैं, इसके गंभीर जो है लक्षण है वो और दिखाई देते हैं। तो वो लक्षण जो होते हैं अपने क्या होते हैं, जैसे आपके हार्ट डिजीज हो जाती है, कोरोनरी डिजीज हो जाती है, आपके रेटाइनोपैथी होगी, आंखों में प्रॉब्लम होगी, आपकी न्यूरोपैथी होगी, आपकी तंत्रिकाओं में प्रॉब्लम्स होगी। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं जो हैं वो आगे जाके क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी। किस कारण से हो जाएगी, डायबिटीज के कारण से। तो ये हो गया अपना डायबिटीज मेलाइटस। मुख्य रोग जो है वो होता है किसके कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। अब अपना ये तीसरी जो कोशिकाएं थी अंतःस्रावी तंत्र भाग की, लैंगरेंस द्वीप की वो कोशिकाएं हैं, डेल्टा या गामा कोशिकाएं जिनको बोलते हैं। संपूर्ण अंतःस्रावी भाग जो है
अग्नाशय का, उसकी 15% होती है। इन कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड होता है। तो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि, स्वांगीकरण यानी भोजन से जो अवयव अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्वांगीकरण कहते हैं, उसकी अवधि को बढ़ाता है। ज्यादा देर तक शरीर क्या करे, अच्छी मात्रा में भोजन से अवयवों को क्या करे, एब्जॉर्ब करने लग जाए, एब्जॉर्ब कर ले उनको, उनका अवशोषण कर ले। तो ये होता है, ये कार्य कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन। तो लैंगरेंस द्वीप में जो मुख्य जो कोशिकाएं हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं वो आपकी बीटा सेल्स हो गई, और उनका जो मुख्यतः हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो हार्मोन हो गया आपका इंसुलिन। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको जो याद रखना है वो बीमारी है डायबिटीज मेलाइटिस। क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, वो आपको याद रखने हैं। तो मुख्यतः जो अग्नाशय से पूछा जाता है वो पूछा जाता है, तो इसी के बारे में पूछा जाएगा। तो ये विद्यार्थियों अपना अंतःस्रावी तंत्र जो है वो उसका जो अध्ययन है आज समाप्त हो गया है। तो अगले अध्याय में या अगली क्लास में जो है अपन अगला जो टॉपिक रहेगा साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसको अपन लेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।